इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको जो क्वेश्चन से किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, चलिए आप जैसा कि आप सभी लोग को पता भी है कि एग्ज़ाम जो आपको बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम आपको 13 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो आप सभी लोग अपने अपने तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि आप अच्छे से जब तैयारी कीजिएगा तभी जाकर आपको बिहार पुलिस का रिटर्न भी निकलने वाला है। क्योंकि बिहार पुलिस के रिटर्न में भी अगर देखेंगे क्वेश्चन को तो एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तक हम लोग आपको 1 से लेकर 29 तक, 1 से लेकर 29 तक आपको प्रैक्टिस सेट अभी तक बनाया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में इसको वीडियो मिल जाएगा आपको विथ फुल एक्सप्लेनेशन, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को आपको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चलिए सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपको इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन का आंसर बताएं। हम लोग आपको स्क्रीन इसी तरह क्वेश्चन पे दिखाएंगे, स्क्रीन पे दिखाया जाएगा क्वेश्चन और आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। जो क्वेश्चन का आंसर पहले बताएगा उसका आपको नाम बताया जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन का आंसर बताएं। करेक्ट, द वाटर प्रोविंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? पहला का आंसर बताइए कि द वाटर एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसको आपको 1974 में लागू किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 2, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? आरके स्टडी गुड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाबा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण कुमार थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पहला का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? बताइए, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आपको किया था आइस कोर से। किससे किया था? आइस कोर से किया था। दूसरा का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा का आपको सही जवाब दिया आरके स्टडी ने। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आपको बताना है कि वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। तो आपको ऑर्गन जो है आपको उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो तीसरा का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही, और आरके स्टडी ने सबसे पहले सही जवाब दिया। सॉरी, हरिकृष्ण कुमार ने सबसे पहले सही जवाब दिया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी प्रजाति की विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई है? आपको बताना है किसी प्रजाति को कब विलुप्त माना जाता है? जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो जब वो अपने प्राकृतिक आवास में अगर 50 वर्षों तक नहीं देखा जाता है तो आपको प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। तो जो आपको चौथा का डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, और आपको सबसे पहले बाबा ने सबसे पहले आपको सही जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे पहेली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में गिद्धों की संख्या के कमी में प्रमुख कारण क्या है? तो जानवरों का डिक्लोफेनिक दवा लेना। ठीक है, जानवरों को डिक्लोफेनिक दवा देना जो है आपको ये इसका जो गिद्धों की संख्या के कमी का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो जो आपको 5 का डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपको 6वें नंबर क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। बताइए इमरान ब्लॉग्स थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पहेली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है तांबा और निकेल। ठीक है, तांबा और निकेल किससे संबंधित है? तो जो तांबा और निकेल है आपको ऑन्टेरियो किससे संबंधित? ऑन्टेरियो से संबंधित। तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है, ए का 2 किस में है? तो ए का 2 आपको केवल ऑप्शन ए में है। तो छठवां का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, छठवां का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ठीक है, आपको बताना है ज्वालामुखी उद्गार किस में नहीं होते? वोल्केनिक इरप्शन। ठीक, ये किस में नहीं होता है? तो आपको होता है बाल्टिक सागर में। किस में नहीं होता? तो बाल्टिक सागर में नहीं होता। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 7वां को जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है बिल्कुल। पहला चौथा तीसरा। ठीक, चलिए कह रहा है कि 8वां नंबर क्वेश्चन में 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताया। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसको आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन आपको सही है उसके बारे में आपको बताना है। कह रहा है पहला नंबर में कि जब मिट्टी सूख जाती है तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड
सोखने की क्षमता कम हो जाती है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि मिट्टी के तापमान में वृद्धि के साथ सूखी मिट्टी में सूक्ष्म जीव अधिक उत्पादक हो जाते हैं, ये भी आपको सही है। तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाए, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो 8वां का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 8वां का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही, और सबसे पहले 8वां का सी जवाब दिया है हरिकृष्ण कुमार ने। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 8 बजे से आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे से पॉलिटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 10 साढ़े 10 बजे से हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और रात के 10 बजे हम लोग आपको इंपॉर्टेंट जीके जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग रात के 8 बजे टेलीग्राम पे आपको बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज भी कराया जाता है, तो वहाँ भी ज्वाइन कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि पृथ्वी घूमती है, ठीक है, पृथ्वी 1 डिग्री में कितना 1 मिनट में कितना घूमती है, तो 1 मिनट में आपको 4 डिग्री घूमती है। तो ये क्या जो नहीं सॉरी ये उल्टा है बोल रहा है, उल्टा बोल रहे 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, जो पृथ्वी आपको 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं, 1 मिनट में 4 डिग्री नहीं बल्कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9th का बी आंसर से हो जाएगा, 4 मिनट में आपको 1 डिग्री घूमती है। ठीक, या कह सकते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट घूमता है, ये भी कह सकते हैं कि जो आपको 1 डिग्री घूमने में जो पृथ्वी आपको 4 मिनट का समय लेता है, ये आपको सही कथन हो जाएगा इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर करा कि ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है। 10वां नंबर क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है कि जो ब्यूफोर्ट स्केल है वो किसका मापक है। तो ये आपको हिमपात का, आपको पवन दिशा की, पवन वेग का और आर्द्रता का, सभी का मापक है। ठीक है, नहीं क्या बोल रहा है 10th नंबर क्वेश्चन ना, तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या ब्यूफोर्ट स्केल। ठीक है, तो ये पवन वेग का मापक है। ठीक, पवन वेग का मापक है। जो ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है, तो ब्यूफोर्ट जो स्केल है आपको पवन वेग का मापक है। तो आपको 10वां का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। सोनू कुमार थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो 10वां का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 11 और 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तरफ आपको नदी जल विवाद दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको इससे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जो नदी जल विवाद है वो किस राज्य से संबंधित है। ठीक, इसका आपको आंसर बताना है। 11th नंबर क्वेश्चन, सुमिलित है, जो कौन सही सुमिलित है ये बताना है, कौन सही सुमिलित है ये बताना है। ठीक, जैसे कह रहा है कि कावेरी नदी जल विवाद जो है आपको केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी से, ये आपको सही है। महानदी जल विवाद यह कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में, ये भी आपको सही है। तीसरा कह रहा है कृष्णा नदी जल विवाद जो है आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के बीच में, ये भी आपको सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 11 का डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि श्री अन्न समूह से संबंधित समूह कौन सा है। आपको बताना श्री अन्न समूह से संबंधित समूह कौन सा है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, तो ये आपको कोदो, कुटकी, बाजरा और ज्वार है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। तो 12 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, और आपको आरके स्टडी ने सबसे पहले सही जवाब दिया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों के सबसे आरोही क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। इसके बाद आपको, ठीक है, रूस के बाद आपको इस चीज़ को ध्यान रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है आपको रूस है। इसके बाद आपको ब्राज़ील का नंबर आता है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर इसके बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है। तो ये चीज़ देख लेंगे, सबसे पहले रूस आएगा, रूस है ही नहीं। इसके बाद आपको ब्राज़ील आएगा, ब्राज़ील है, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है, फिर अर्जेंटीना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। 13 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक तरफ आपको सूची 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको सूची 2 दिया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना और कौन सा अनुच्छेद जो किससे संबंधित है इसके बारे में बताना है। चलिए कौन सा अनुच्छेद आपको किससे संबंधित है 14 नंबर क्वेश्चन में, तो अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है, तो आपको राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपको हो जाएगा, तो ए का हो गया 1। ठीक, ए का 1 आपको या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा। ठीक, इसके बाद फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 90 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 90 जो आपको उपसभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो आपको बी का हो जाएगा 3। ठीक है, बी का 3 किस में है, तो बी का 3 केवल ए में है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 14 का आंसर बता रहे हैं उनका सही है। फिर आपको अनुच्छेद
जो 94 है, अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? तो ये आपको अनुच्छेद जो 94 है आपको स्पीकर के हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 155 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 155 आपको राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है। तो इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे, इसलिए 14 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए बताइए 15 नंबर क्वेश्चन में सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नियंत्रक और मेलेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है, जो कथन सत्य है, उसी के बारे में आपको बताना है। कि पहला कह रहा है कि कैग का प्रावधान संविधान के भाग 5 में वर्णित है, यह बिल्कुल सही है, ठीक, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है, यह भी आपको सही है, ठीक, प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, ठीक, पद को यह प्रसाद पर्यंत इसको ये किया जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो आपको पद को धारण तो करता है, लेकिन आपको 148 के तहत इसको नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इसको नियुक्ति जो है आर्टिकल 148 के तहत किया जाता है, तो ये भी चीज़ की याद रखेंगे, नियुक्ति आपको 148 के तहत। तो दूसरा आपको गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि वह सेवानिवृत्त के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य में किसी पद पर भी नियुक्ति के योग्य नहीं होता है, ठीक है, ये भी आपको सही है, ये भी सही है। तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 15 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक, 15 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, पहले आप देखेंगे संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया। भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपको ब्रिटेन से लिया गया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, भारत में जो संसदीय प्रणाली है आपको ब्रिटेन से लिया गया है। और आपसे कोई पूछ दे कि भारत में संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन बताइए, ये संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें आपको सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आपको 16 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17 और 18, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर का कुलीन तंत्र कहा था। आपको बताना 17 नंबर क्वेश्चन में कि किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर का कुलीन तंत्र कहा था, ठीक। बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यह कहा था जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 17 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, जी ऑस्टिन ने। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? 18 नंबर क्वेश्चन में कि भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है, ठीक। बताइए। तो यह जो उपबंध है मूल कर्तव्य में, ठीक है, भारत के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत किया गया। तो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। और आपको मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपको रूस से लिया गया। किस समिति की सिफारिश पर आपको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो सरदार स्वानसी समिति की सिफारिश पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत आपको मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। इतना सारा पॉइंट को याद रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य से संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग 4A है। कौन सा है? भाग 4A है। और उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद आपको 51A है। ये भी पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है, ठीक है। चलिए, मूल अधिकार के बारे में आपसे पूछ रहा है। मूल अधिकार आपको मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक जो अधिकार है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार से संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग 3 है। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 12 से लेकर 35 तक इसके संबंधित अनुच्छेद है। और आपको वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है, ठीक। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ, ठीक, आपको फिर मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, ये सभी पॉइंट हो गए, ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका, ठीक है, संविधान की उद्देशिका कहाँ से लिया गया बताइए। संविधान की जो उद्देशिका से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको याद होगा कि संविधान का जो उद्देशिका का जो विचार है, अब उद्देशिका का जो विचार है आपको अमेरिका से लिया गया है। और आपको उद्देशिका की जो भाषा है ये आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। जो आपको भाषा इसकी जो उद्देशिका का आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य के नीति निषेध तत्व, अगर हम लोग राज्य के नीति निषेध तत्व की बात करते हैं कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक। ये आयरलैंड से लिया गया पहला, तो ये याद रखेंगे। और किस भाग में? तो भाग 4 में इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा? तो 36 से लेकर 51 तक इससे संबंधित अनुच्छेद है। इसके साथ ही साथ यह कहाँ से लिया गया है? तो 51 हो गया, ठीक। चलिए, तो जो आपको 18 का जो
ए आंसर बता रहे हैं उनका सही, और इसके साथ ही साथ मैंने सभी आपको इससे संबंधित जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था उसी को पूरा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पे है? भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पे है? तो देखिए मैं बताता हूँ, पहला नंबर पर आपको राष्ट्रपति आता है, पहला नंबर पर राष्ट्रपति आएगा। इसके बाद जो आते हैं, ठीक, पहला नंबर पर राष्ट्रपति होगा, इसके बाद आपको उपराष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति, फिर तीसरे नंबर आपको प्रधानमंत्री आएंगे, फिर आपको प्रधानमंत्री, ठीक, प्रधानमंत्री हो गए। फिर चौथे नंबर पे आपको प्रधानमंत्री आपको हो गए, राष्ट्रपति हो गए, फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, फिर आपको उप राज्यपाल आते हैं, राज्यों के जो राज्यपाल हैं आपको चौथे नंबर पे आते हैं। इसके बाद आपको आते हैं भूतपूर्व जो राष्ट्रपति, जो आपको रिटायर्ड नहीं, भूतपूर्व लिखिए, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक। इसके बाद आपको भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, ठीक। इसके बाद आपको कौन राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए। इसके बाद आपको आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक। मुख्य न्यायाधीश के बाद आपको लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद आपको कैबिनेट मंत्री। चलिए इतना सब याद रखेंगे। पहले कौन आएगा, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर मुख्य न्यायाधीश, फिर लोकसभा अध्यक्ष, फिर आपको कैबिनेट मंत्री। तो चलिए सबसे आपको क्रम में सर्वोच्च स्थान पर कौन है, ठीक, बताइए सर्वोच्च स्थान पर कौन है। तो आपको सर्वोच्च स्थान पर देखिए इसमें है उप प्रधानमंत्री का तो कोई जिक्र नहीं है, इसको हटा दीजिए। फिर पूर्व राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष है, तो जो पूर्व राष्ट्रपति उस पहले आएगा, ठीक है। और आपको फिर कह रहा है कि अपने राज्य के भीतर राज्यपाल, तो राज्यपाल आपको चौथे नंबर पे आता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। प्रधानमंत्री के बाद किसकी वरीयता होती है, तो राज्यपाल की वरीयता होती है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो 19 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 19 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। सबसे ऊपर आते हैं राष्ट्रपति, फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर इसके बाद आते हैं आपको राज्यपाल, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, उसके बाद आपको भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कारण भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी में से हिंदी में बदलने के लिए कितने संक्रमण अवधि प्रदान किया गया था? तो आपको 15 वर्ष की दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 20 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन असत्य है, जो कथन गलत है उसके बारे में बताना है। ध्यान रखिएगा, जो कथन गलत है हमको उसी के बारे में बताना है, सही कथन के बारे में नहीं बताइएगा। चलिए क्या कर रहे हैं बच्चे, ठीक कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समृद्धि का अर्थ देश की वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में से वृद्धि से, ये आपको सही है। दूसरा का अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के निरंतर वृद्धि को माना गया, यह भी आपको सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा, लेकिन आपको गलत पूछा है, तो न तो पहला गलत है नहीं दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन डी आपको करेक्ट हो जाएगा। तो 21 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, नहीं पहला आपको गलत था नहीं दूसरा आपको गलत था। चलिए 22 और 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो जो आपको इंपॉर्टेंट जीके जिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापन है? ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापन है? तो आपको हो जाएगा राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत परिव्यय प्लस शुद्ध ऋणवत। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। तो 22 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाजार के ढांचे की नहीं है? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है वो बाजार के ढांचे की नहीं है? तो ये आपको है ऊर्ध्वाधर एकीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो 23 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? आपको बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो भारत की सबसे बड़ी नियोक्ता है, बताइए। निम्न से ऐसा कौन सा क्षेत्र जो भारत की सबसे बड़ी नियोक्ता है? तो यह जो नियोक्ता है आपको है, ठीक है, ये आपको प्राथमिक क्षेत्र है।
कौन सा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। 24 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो आपको साख की उपलब्धता, ठीक है, साख की जो उपलब्धता है ये आपका राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए। 25 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 27 और 28 नंबर क्वेश्चन, 26 और 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सब क्लास जो लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है। 26 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत की वर्तमान 26 का बताइए। 26 का आर के स्टडी बी बता रहे हैं, भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है, तो आपको आधारित है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पे, तो ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। तो जो 26 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सी है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, ठीक, तो यह आपको होते हैं 10 अणु, ठीक, कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 10 अणु। 28 और 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 28 और 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करिए। कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए, तो आपको जो सी जो आंसर बता रहे हैं कि दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 28 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी, और आपको लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। हाँ भाई लाइव है। आपको देखिए मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, देखिए सुम 8 बजे आपको करंट अफेयर, ठीक है, 9 बजे आपको पॉलिटी, इसके बाद आपको 10:30 बजे से हिस्ट्री, और रात के 10 बजे आपको इंपॉर्टेंट जो जीके जीएस क्वेश्चन है, ठीक है, जीके जीएस जो क्वेश्चन हम लोग कराते हैं इंपॉर्टेंट, यह आपको ऑलवेज आपको लाइव होगा, ठीक है, ये आपको ऑलवेज लाइव होगा। और इसके बाद अगर कोई क्लास होता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ज़्यादा चांस है कि वो रिकॉर्डेड ही होगा, क्योंकि इसके बाद भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है कि अब मैं आपको कोई भी क्लास ले सकूं, क्योंकि मुझे अभी मैथ का भी मैं सोच रहा था क्लास लाने के लिए आपके लिए, जिसमें आपको सिंपल ढंग से किसी भी चीज़ को समझा कर उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके बताने का, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए आपको मैथ का क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। चलिए तो 28 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन कार्बन का अवरूप नहीं है, अप्रूप नहीं है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है आपको कार्बन का अप्रूप नहीं है, बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन, तो जो अप्रूप नहीं है आपको फ्लोरीन, ठीक, कौन सा नहीं है, फ्लोरीन नहीं है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो 29 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30 और 31 नंबर क्वेश्चन, 30 और 31 नंबर क्वेश्चन का है। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को मोम में रखा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु को आपको मोम के अंदर रखा जाता है। आपको लिथियम को, किसको रखा जाता है, तो लिथियम को आपको मोम में रखा जाता है, ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा आपको रोग होता है, तो आपको मेथेमोग्लोबिनिया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो 31 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 32 और 33 नंबर क्वेश्चन, 32 और 33 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा, तो आपको नाइट्रेट, जो नाइट्रोजन है आपको नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 32 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही, और स्वाति ने सबसे पहले आपको सही आंसर दिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक, कह रहा है कि ग्लूकोज ग्रहण करने क्या सृष्टि किसका आप सी होगा, आप आंसर बता रही हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक। चलिए तो ये आपको क्रोमियम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 33 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 34 और 35 नंबर क्वेश्चन, 34 और 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है। जो बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग होता है वो किसका बना होता है, तो उपास्थि का। किसका बना होता है, उपास्थि का आपको बना होता है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो 34 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किस में पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होता है, ठीक है। आपको बताना है कि निम्न में से किस में आपको पुनर्जन्म की शक्ति, द पावर ऑफ रीजनरेशन की जो
की जो शक्ति है सबसे कम होता है। 35 नंबर क्वेश्चन, तो आपको मस्तिष्क कोशिकाओं में, ठीक है, मस्तिष्क कोशिकाओं में आपको पुनर्जन्म की जो शक्ति होती है सबसे कम होता है। इसलिए आपको बोलते हैं अगर किसी को मस्तिष्क में, अगर भगवान ना करे किसी को मस्तिष्क में कैंसर होता है तो उसके बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं उनको पुनर्जन्म करने का जो शक्ति होता है बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए हमने उसको 35 को जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 36 और 37 नंबर क्वेश्चन, 36, 37 और 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, निम्न में से कौन आपको एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ठीक बताइए। तो जो अमीबा है वो आपको एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 36 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है, बताइए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये किसी जीव की जो आनुवांशिक संरचना है क्या कहलाता है, तो यह आपको कहलाता है जीनोटाइप। क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है। 38 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि कोशिकाओं में जो गैसीय विनिमय है किसके द्वारा होता है, तो आपको विसरण के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 38 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 39 और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जी अक्षर के समान होती है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए, पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी माला के जी अक्षर के समरूप होता है, बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपको आमाशय का जो आकृति है आपको जी अक्षर के समरूप होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन ग्रेगर मेंडल की वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। आपको बताना 40 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन जो है आपको ग्रेगर मेंडल की वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको जो बायोपिक्स का जो सिद्धांत है आपको इसके अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो 40 के जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही, और आपको सबसे पहले आर के स्टडी ने सही जवाब दिया। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हम लोग। इसी तरह आपको रेगुलर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। इसके बाद यह क्लास के बाद आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है सुबह में आपको ये रिकॉर्डेड क्लास होगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सुबह में कल आपको पता है कि संडे को कोई क्लास हम नहीं लेते हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डेड क्लास कल भी आपको रिवीजन के तौर पर चलाया जाएगा। सुबह में आपको करंट अफेयर का आपको रिकॉर्डेड रिवीजन क्लास चलाया जाएगा, तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके करंट अफेयर का अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आपको दोपहर में, ठीक है, दोपहर में आपको बिहार के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का, बिहार जीके से संबंधित आपको क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपको शाम को फिर से आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। चलिए, कल का जितना भी क्लास होगा वही रिकॉर्डेड होगा, एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज को किसमें विखंडन होता है। ठीक है, आपको बताना है कि श्वसन के पहले चरण में जो ग्लूकोज है किसमें विखंडित होता है। 41 नंबर क्वेश्चन, तो आपको विखंडित होता है पायरुवेट में। किसमें होता है, पायरुवेट में होता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। 41 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। निम्न में से कौन सी जो आवृत्ति है एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकता है। आपको पता है कि सामान्य मनुष्य आपको 20 हर्ट्ज से लेके आपको 20,000 हर्ट्ज तक आपको सुन सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा, 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज आपको 42 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। कल क्यूज होगा लेकिन सभी आपको रिकॉर्डेड ही होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग कराया जाएगा आपको कल सभी रिकॉर्डेड ही चलेगा। और आपको जो टेलीग्राम का क्यूज है 8 बजे वो होगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो क्यूज है वो ऑब्वियसली होगा, रेगुलर होगा, क्योंकि जिस तरह से आपको दिन पर दिन नज़दीक आ रहा है, आप लोग भी अपना तैयारी तेज़ कर दीजिए। हम लोग भी अपना जो तैयारी है आपके लिए, आपको जितना हो सकते है आपको जो हेल्प करने का आपको कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिससे आपको जो भी वीक सब्जेक्ट है आपको उससे जुड़िए और आपको अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपको जाकर रिवीजन कीजिए, जिसमें आपको लग रहा है कि अभी भी हमको दिक्कत महसूस हो रहा है उस जिस सब्जेक्ट में, उसको फिर से जाकर रिवीजन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी ही प्रोसेस करने से आपको जो वीक सब्जेक्ट है आपको स्ट्रॉन्ग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत का नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपको एक नवपाषाणकालीन स्थल है, बताइए। 43 नंबर क्वेश्चन, तो आपको केवल सुरुतरु है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। 43 का जो सी आंसर आपको बता रहे हैं उनका केवल 3 आपको जो सुरुतरी है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा पश्चिमी एशिया का जो नगर था जो पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बताएं। 44 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, तो ये आपको लोथल था। ठीक है, लोथल था, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। और लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ पे, गुजरात में, इस चीज़ को याद रखें। और लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। जो लोथल है आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर हम लोग कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा कहाँ पे था, कालीबंगा आपको राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। और ये आपको किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको घग्घर नदी के किनारे। ठीक है, जो आपको याद रखें, जो कालीबंगा है आपको घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, घग्घर, अच्छे से लिखते हैं इसको, घग्घर, घग्घर नदी के, ठीक है। मेहरगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान में, ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में, पी से पाकिस्तान लिख देता हूँ, ठीक है। और आपको किस नदी किनारे पे, तो बोलन नदी किनारे, ठीक है। फिर आपको हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा खोज कब किया गया था, हड़प्पा का जो खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आपको यह कहाँ पे, तो पंजाब पाकिस्तान में, या पंजाब पाकिस्तान में। और ये आपको यह किस नदी किनारे स्थित है, तो आपको यह रावी नदी किनारे स्थित है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि कन्हेरी गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई हैं। आपको बताना है 45 नंबर क्वेश्चन में कि जो कन्हेरी गुफाएं वो किस धर्म से जुड़ी हुई हैं, तो आपको यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 45 पे जो आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो आपको पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, आपको हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस या जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक। कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन में कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। आपको बताना है 46 नंबर क्वेश्चन में कि जो ईरानी यात्री था अब्दुल लतीफ़, वो किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था, तो अकबर के शासनकाल में आया था, ठीक। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो 46 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। 47 नंबर क्वेश्चन का अगर ठीक बताएं, 47 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया था। 47 नंबर क्वेश्चन, तो आपको यह महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और आपको तिलक का मृत्यु कब हुआ था बताइए, तिलक का मृत्यु कब हुआ था। जो तिलक का मृत्यु आपको 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है। इसको याद रखेंगे, आपको 1 अगस्त 1920 को तिलक का मृत्यु होता है और इसी दिन आपको असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि तिलक के अर्थी को किसने कंधा लगाया था, ठीक है। आपको तिलक के अर्थी को किसने कंधा लगाया था, तो तिलक के अर्थी को 2 व्यक्तियों ने कंधा लगाया था। एक गांधी जी ने इनको कंधा लगाया था, ठीक है। तिलक के अर्थी को 2 व्यक्ति ने कंधा लगाया था, एक आपको गांधी जी थे और आपको दूसरे शौकत अली थे। तो कभी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि आपको तिलक के अर्थी को किस मुस्लिम नेता ने आपको कंधा लगाया था, तो आपको शौकत अली ने लगाया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि तिलक के अर्थी को आपको शौकत अली ने, एक मुस्लिम नेता थे, इन्होंने आपको कंधा लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, तो जो आपको 47 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 48 और 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राच्य निरकुंसवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। आपको बताना है 48 नंबर क्वेश्चन में कि प्राच्य निरकुंसवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। तो इस सिद्धांत को आपको मॉन्टेस्क्यू किसने विकसित किया था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो 48 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, आपको बताना है 49 नंबर क्वेश्चन में कि दस्तान ए अमीर हमजा का जो चित्रांकन है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको मीर सैयद अली किसके द्वारा किया गया था, मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। 49 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य है, हम लोग उसको देखेंगे और फिर आपको क्लास को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, रैपअप करेंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी। आपको बताना है कि नील आंदोलन की जो शुरुआत है सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुआ था। ये आपको नदिया जिला में हुआ था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो 50 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नील आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था, तो नील आंदोलन का जो शुरुआत है 1859 में हुआ था। और इसके नेता कौन थे, अगर आपसे पूछ दिया नेता कौन थे, तो या तो दिगंबर विश्वास था और आपको विष्णु विश्वास, दिगंबर और विष्णु विश्वास, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे।
चलिए, और शुरुआत तो ये आप जो नील आंदोलन जिसकी शुरुआत आपको नदिया जिला से ही हुआ था, लेकिन बाद में आपको यह जो आंदोलन है धीरे धीरे पूरे बंगाल में फैल गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ भाई, आप लास्ट क्वेश्चन जब आए आप समझ जाओ, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। चलिए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा स्मरणीय तत्व है, इसको हम लोग देख लेते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अमित श्रीवास्तव। कोई बात नहीं, आपको ड्यूटी है भाई, आप जब भी आप टाइम मिले तब भी कीजिए, क्योंकि ड्यूटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि प्राचीन काल में कितना महाजनपद था? तो प्राचीन काल में आपको 16 महाजनपद था। यहाँ पर 16 महाजनपद का जो राज्य और राजधानी दिया है, तो इसको चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, पहला महाजनपद है मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रिज या राजगीर था। अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा था। ठीक है, बज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके रखेंगे। काशी की राजधानी कहाँ था? तो वाराणसी। काशी की राजधानी कहाँ था? वाराणसी था। वत्स की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी जो है आपको वत्स की राजधानी थी। इसके बाद आगे देख लेते हैं कुरु। कुरु का राजधानी कहाँ है? तो कुरु की राजधानी आपको इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु का राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। शायद बिहार पुलिस में है हरिकृष्ण कुमार। करा कि कंबोज की राजधानी कहाँ है? तो राजपुर या हाटक है। फिर अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोटली। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोटली है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ये जो 16 महाजनपद हैं, इनके जो राज्य और राजधानी आपको दोनों याद रखेंगे, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी पूछे तो आप आंसर कर सके। ठीक है, फिर दूसरा का फिर कह रहा है नेक्स्ट में कौशल की राजधानी कहाँ है? तो श्रावस्ती। याद रखेंगे कि कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती है। फिर अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन है। मल की राजधानी कहाँ पे? तो कुशीनारा। मल की राजधानी कहाँ पे? कुशीनारा है। पंचाल की राजधानी क्या है बताइए? कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा पंचाल की राजधानी कहाँ है? तो अहिच छत्र या काम्पिल्य। ठीक है, पंचाल की राजधानी है चेदी की राजधानी कहाँ पे? तो शक्तिमती। ठीक है, सुतिमती जो है चेदी की राजधानी कहाँ पे? तो सुतिमती है। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर है। इसके साथ ही साथ आपको सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है? मथुरा है। और इसके बाद गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला है। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अवंतिका उज्जैन का पूरा नाम, यस। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को देखें हैं। मैं कल फिर से बता रहा हूँ कि कल आपको पूरा का पूरा जो करंट अफेयर का आपको रिवीजन कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप सभी लोग, ये जो क्लासेज होंगे आपको रिकॉर्डेड होंगे। आपको 8 बजे से आपको, और कल आपको लाइव कोई क्लास नहीं होगा। ठीक है, लाइव कोई क्लास नहीं होगा। जब जितने भी आपको क्लास होंगे सभी के सभी रिकॉर्डेड होंगे। और कल आपको करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग अब मंडे से ज्वाइन करेंगे। और आपको कल आपको जो हम लोग 8 बजे बिहार पुलिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम पे क्यूज कराया जाता है वो होगा। आप उसको प्लीज़ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।